नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो जो है आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में किसी ना किसी में पूछे जाते हैं। तो देखिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। दोस्तों आपको हम बताते चले, अपना पेन और कॉपी साथ लेके चलिए, क्योंकि हम एक क्वेश्चन से संबंधित और भी कई क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देते हैं, तो आप उनको नोट डाउन करते चलिए, जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों सिट्रिक अम्ल की, तो सिट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हुआ, संतरे होते हैं ना, तो इनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल की हम बात करें तो लैक्टिक अम्ल जो है दही और खट्टे दूध में किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा गीले गोबर के सड़ने से निम्न में से कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन है हमारे ब्यूटेन, प्रोपेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन। तो दोस्तों जो गीले गोबर होता है, गीला गोबर, उसके जो सड़ने से गैस मिलती है वो है मेथेन गैस होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कोयले की दहन क्षमता सर्वाधिक होती है? दहन क्षमता का मतलब दोस्तों होता है कि कौन से कोयले का कितना % भाग जल जाता है और उसका हम यूज़ कर पाते हैं। तो ऑप्शन है आपके बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट कोयला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसकी दहन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगर हम बात करें इसकी दहन क्षमता कितनी होती है, तो इसकी दहन क्षमता होती है 98%, क्योंकि 98% तक पूरा जल जाता है और उसका हमें फ़ायदा मिलता है। इसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इसको शुद्ध कोयला भी कहा जाता है, और ये गहरे काले रंग का होता है, और जब ये जलता है तो इससे नीले कलर की ज्वाला मिलती है, किसी नीले कलर की जो है आग उठती है। ठीक ना। अगर हम बात करें दोस्तों बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस कोयला जो होता है वो मुलायम होता है। इसको घरेलू कोयला भी कहते हैं। इसको घरेलू उपयोग में लाया जाता है, जैसे अंगीठी वगैरह में हो जाता है ना, तो इसमें यूज़ किया जाता है। और इसकी दहन क्षमता होती है दोस्तों 80% होती है ना। चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन हमारा। लिग्नाइट अगर हम बात करें तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और इसकी दहन क्षमता जो होती है वो 70% तक होती है। और अगला हमारा कोयला है पीट कोयला। तो पीट कोयला जो होता है सबसे बेकार, सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, क्योंकि ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा करता है और इसकी दहन क्षमता सबसे कम होती है। इसकी दहन क्षमता की अगर हम बात करें तो 60% इसकी दहन क्षमता होती है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने प्रकाश का तरंगी सिद्धांत दिया था? दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो प्रश्न देखते हैं हमारा, निम्न में से किसने प्रकाश का तरंगी सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है हमारे रोंटगन, रदरफोर्ड, प्लैंक और चैडविक। तो प्रकाश का तरंगी सिद्धांत जो है वो प्लैंक ने दिया था। किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था। अगर हम बात करें दोस्तों अन्य हमारे जो वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं ऑप्शंस में, तो रोंटगन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एक्स किरणों की, है ना। और रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। ये ऑप्शंस कई बार मतलब एक प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की या एक्सरे की खोज किसने की। तो आपके देखा है अपने एक प्रश्न से कई सारे आपके आंसर मिल जाते हैं, कई सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं, तो आप नोट डाउन इसको जरूर करते चलिएगा। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है चैडविक। तो चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। आपको फटाफट आंसर मुझे बताना है कमेंट में, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन है हमारे? विषाणु, जीवाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी, दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, लगभग हर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु जो है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। और विषाणु की अगर हम खोज की बात करें दोस्तों, तो विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। किसने की थी? इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। और ये तंबाकू के जो मोजेक रोग था उसमें ये विषाणु की खोज इन्होंने की थी। जीवाणु की अगर हम बात करें तो जीवाणु की जो है खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवाणु की खोज की थी। ठीक है ना। और अगर हम कवक की बात करें तो कवक का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी सारे ऐसे आंसर मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, जो कि सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? ऑप्शन है हमारे 10 की घात 7 अर्ग, 10 की घात 5 डायन
10⁻6 जूल या 10⁻5 अर्ग। तो 1 न्यूटन जो होता है दोस्तों 10⁻5 डायन के बराबर होते हैं, या फिर न्यूटन का मात्रक होता है डायन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, हीटर या अंगीठी से ऊष्मा किसके द्वारा प्राप्त होती है? मतलब कि जो हीटर जब हम जलाते हैं या फिर अंगीठी को जब हम जलाते हैं तो उससे जो हमें गर्मी मिलती है, जिससे हमें ऊष्मा मिलती है, वो किसके द्वारा प्राप्त होती है ना? तो ऑप्शन है हमारे संवहन, चालन, विकिरण या फिर ये सभी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आपको आंसर में बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकिरण। जो अंगीठी या फिर हीटर जो होते हैं उनसे जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो विकिरण के द्वारा होती है। दोस्तों आप अपना स्कोर में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? देखो लाल ग्रह के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल यूनिक है। किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, और तीसरा ऑप्शन है आपका शुक्र ग्रह या फिर अरुण ग्रह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, फटाफट हम बता देते हैं। तो राइट आंसर है आपका अरुण ग्रह। अच्छा, अगर हम बात करें इसका हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो मीथेन के कारण इसका हरा रंग होता है। किसकी वजह से होता है? इस ग्रह पर मीथेन की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो हरा रंग का दिखाई देता है। और अगर इसकी टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों अरुण ग्रह का टेम्परेचर होता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप सोच लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाती है, -180 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा तो भगवान ही जाने। अगला अगर हम बात करें इसके पॉइंट के बारे में तो इसके 27 उपग्रह हैं, ठीक है ना, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। शुक्र ग्रह को जैसा दोस्तों आपने देखा होगा कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यह जो ग्रह होता है यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसको भोर का तारा भी कहते हैं और इसको सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। और लाल ग्रह के बारे में अगर आपको बताना है तो सीधी सी बात है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। हमारा मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे मेथेनॉइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेथेनॉइक एसिड, यानी मेथेनॉइक अम्ल जो है वो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। अगर हम आपसे बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर, पालक आदि जो सब्जियां होती, चने वगैरह, उनमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है, मेरा इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, एसिटिक एसिड जो है सिरके में पाया जाता है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनॉइक एसिड जो है मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दांत का इनेमल किसका बना होता है? जैसा आप जानते हैं कि दांत का जो इनेमल होता है सबसे ठोस और मजबूत पदार्थ होता है। तो इससे पूछा जाता है दांत का इनेमल किसका बना होता है? ऑप्शन है आपके कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो दांत का इनेमल जो होता है दोस्तों वो कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम सल्फेट का। आपको आंसर में मेरे को बताना है। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो कछुए का जो पीछे कवर होता है, जो खोल होता है, वो किसका बना होता है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर हमें जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, टिक्का रोग निम्न में से किससे संबंधित है? टिक्का रोग निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके गन्ना, आलू, मूंगफली या धान। तो जो टिक्का रोग हो जाता है दोस्तों वो आपका हो जाता है मूंगफली में। किसमें होता है? मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है। अगर हम बात करें गन्ना की, तो गन्ने में जो होता है रेड डॉट रोग होता है। आपने देखा होगा जो गन्ना होता है उसमें लाल लाल सा हो जाता है ना, तो रेड डॉट जो होता है वो गन्ने से संबंधित रोग होता है। और धान की अगर हम बात करें दोस्तों, धान में ब्राउन लीफ हो जाता है, इसकी पत्तियाँ जो है धान की वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं। तो हमारा प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? मूँगफली, जो कि टिक्का रोग मूँगफली में होता है। ठीक है ना, पनीर टिक्का ना समझ लेना इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? जो पादप जगत होता है उसका उभयचर किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिग्नोस्पर्म। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आपको बता देते हैं। ब्रायोफाइटा जो है उसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। थैलोफाइटा अगर हम बात करें दोस्तों, थैलोफाइटा जो है जली पौधे होते हैं जो जल में रहते हैं, उनको थैलोफाइटा कहा जाता है। और टेरिडोफाइटा जो होता है वो पादप जगत के सरीसृप इनको कहा जाता है ना। पादप जगत के ये सरीसृप जो है वो टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, है ना, जिनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में आप जाके फटाफट देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाटी, पूर्वी हिमालय क्षेत्र या सुंडालैंड। तो भारत का जो है सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों इंडो वर्मा जो क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्र है। और सबसे छोटा अगर हॉट स्पॉट क्षेत्र आपसे पूछा जाता है भारत का तो हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा,
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपको 22 मार्च, 22 मई, 10 जून या 11 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। और 11 जुलाई को अगर हम बात करें तो आपको बताना है इसमें विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? किस में बात कर रहे हैं? जल में घुलनशील। देखिए विटामिन दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील की अगर बात कर रहे हैं तो विटामिन बी जो है इसमें ऑप्शंस के हिसाब से जल में घुलनशील हो जाएगा। अगर हम टोटल बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन क्यू जो होता है वो दोस्तों वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, हमारे प्रश्न कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।